नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम कक्षा 9th का जो साइंस है उसका अध्याय 6 को डिस्कस करेंगे और इसका जो टाइटल है वो है ऊतक, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। तो हम टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है टिश्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो ऊतक। टिश्यू, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अतिदक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिसमें गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका कोशिका क्या करती है, संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य जो करती है तंत्रिका कोशिका करती है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक ही जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं सदैव एक समूह में होती हैं। इसमें ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। आपको यहाँ पे शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछे कि ऊतक के क्या उदाहरण, तो रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह के एक ऊतक का निर्माण करती हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। जब ये सब मिल जाती हैं तो ये सब मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है। ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। तो क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं, ये भी प्रश्न हमको सोचना चाहिए। तो दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ऊतक होते हैं पौधों में ऊतक कैसे होते हैं, तो पौधों में जो ऊतक बने होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और जंतु में जो ऊतक होते हैं वो जीवित कोशिका के होते हैं या फिर जीवित ऊतक होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हो रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभोज्यतक तथा स्थायी ऊतक। तो आपको पता होना चाहिए पौधों में जो ऊतक रहते हैं वो वृद्धि होते हैं और विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। अंगों तथा अंग तंत्रों को संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में।
संरचनात्मक संगठन और एक और पौधों की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारे सामने यह है कि ऊतक क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो विभोज्य ऊतक की हम बात करते हैं तो प्याज के मूल में वृद्धि, 2 शीशे जार लेते हैं, यह आप एक क्रियाकलाप है, इसको आप करके देखें। हम आगे बढ़ते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्य ऊतक भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पौधों में वृद्धि कुछ विशेष या निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऊतक हैं वो जो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं और ऐसे ऊतकों को विभाज्य ऊतक कहते हैं। ये विभाज्य ऊतक किस भाग में स्थित है? विभाज्य ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम तथा अंतःविष्टि भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र 6.2 में विभाज्य ऊतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्य ऊतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों को धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती रहती हैं। तो शीर्षस्थ ऊतक विभोज्य ऊतक और अंतःविष्टित विभाज्य ऊतक और पार्श्व विभाज्य ऊतक, ये तीनों आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। किसी पौधे के विभाज्य ऊतक की स्थिति, प्रोह के शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि तथा मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्य ऊतक, जिसको हम कैम्बियम के कारण होती है। अंतःवृष्टि विभाज्य ऊतक कुछ पौधों में पार्श्व संधियों के पास पाए जाते हैं। विभाज्य ऊतक की कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक के कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास राजधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित राजधानियों के कार्यों को संज्ञान ले सकते हैं। स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिनके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभाज्य ऊतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। आप देख सकते हैं तने का सेक्शन ये कि काट का ये इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या क्या होता है ये आप देख सकते हैं। सरल स्थायी ऊतक की बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। तो आपसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक क्या है, तो पेरेन्काइमा जो है, ये नाम याद रखें आप, पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। 6.4 में आप देख सकते हैं ये ऊतक पर्याप्त भोजन का भंडारण करती हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों को में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। स्थायी स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेकाइमा या हरित लवक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण जल में उतरती हैं। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों के लचीलेपन का यह गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कालेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों में विभिन्न भागों पत्ती के बिना टूटे हुए लचीलेपन लाता है। यह पौधों के यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। विभिन्न प्रकार के सरल ऊतकों पेरेन्काइमा और कालेन्काइमा आप देख सकते हैं। ये ऊतक के कुछ चित्र बनाए गए हैं। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऊतक का क्या कार्य है। तो
स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, यह ऊतक पौधे को कठोर बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पौधों में कौन सा ऊतक है जो इनको कठोर बनाता है, तो इस स्क्लेरेनकाइमा, ये नाम थोड़ा अटपटा है, आप इनको बार बार याद पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। यह ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। हमने नारियल में के रेशे युक्त छिलके को देखा है। ये इसके रेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक में विभिन्न भित्तीय लिग्निन के कारण मोटी होती हैं। ये भित्तीय प्रक्रिया इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। चित्र 6.4c में देखें आप, यह ऊतक तने के संवहन मंडल के सभी पत्तों की कोशिकाओं, सिरों, बीजों और फलों के कठोर छिलके के उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। रेडियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसमें दबाव लगाकर, ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इससे आगे की जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।